पिछले अंक में बात की थी बच्चन बाबू के अपने एक कॉमिक से परिचय की और कुछ हल्की फुल्की बातें उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर वाले दिनों की। आज एक चर्चा जीवन की क्षण भंगुरता पर और कुछ बातें कविता के आभूषण अलंकारों पर। कहते हैं जीवन क्षण भंगुर होता है, कभी भी कहीं भी खत्म हो सकता है। पिछले साल एक किताब पढ़ी थी युवाल नोआ हरारी की होमो डेउस। उसमें लेखक कहते हैं कि जैसे पिछले 150 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब दुगनी हो गई है, डबल हो गई है, तो हो सकता है कि और 100 साल में शायद हम 500 साल जीवन जीने लगें। बड़ा ही असंभव सा लगता है। ये भी हो सकता है कि मृत्यु के जो कॉमन कारण हैं उनमें से कोई बचे ही ना। जैसे एजिंग को स्लो डाउन करना तो ऑलरेडी अभी संभव है। और देखिए पहले टीबी से कितने लोग मरते थे, अब तो उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलता। किंतु इतने साल यदि लोग जीवित रह पाए तो करेंगे क्या? और इतने सारे लोग अगर जीवित रहेंगे तो वो रहेंगे कहाँ? अब इसके साथ एक पॉडकास्ट भी सुनी कि नासा का जो मार्स रोवर है, जो मंगल ग्रह पर अकेलेपन का आनंद उठाते हुए चहलकदमी करता रहता है, उसने अपनी कुछ परख नलियों में, टेस्ट ट्यूब में, वहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है। और ये तैयारी इसलिए है कि कहीं किसी दिन पृथ्वी से जीवन अचानक खत्म हो जाए तो हमारे पास जीने के लिए कोई जगह तो रहे। बेचारे डायनासोर्स को तो बचने का मौका भी नहीं मिला। वैसे इस विषय पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, बड़ी रोचक, पॉपुलेशन जीरो, जिसमें दिखाया गया है कि धरती से अगर अचानक एक दिन सारे इंसान खत्म हो जाएं, कारण कुछ भी हो सकता है, केवल इंसान खत्म हो जाएं, बाकी जानवर, पेड़ पौधे वो वैसे ही बने रहेंगे, तो धरती का क्या होगा अगले कुछ मिनटों में, घंटों में, दिनों में, महीनों में, सालों में, इत्यादि इत्यादि। तो बड़े ही रोचक तरीके से उसमें सब कुछ दिखाया जाता है और सब कुछ वैज्ञानिक है। यदि मिलती है तो अवश्य देखिए। अब जिस तरह के क्षणभंगुर ये सब विचार हैं, तो वापस क्षणभंगुरता पर बात करते हैं। देखें मधुशाला क्या कहती है। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला। जीवन दर्शन की बात है। जैसे सूफी लोग भी कहते हैं, इंसान और इंसानी जीवन ये बड़े ही क्षणभंगुर हैं, मानो पलक झपकते ही खत्म हो जाएं। जैसे मिट्टी का बना प्याला हो, कुल्हड़ जो होता है, जिसमें एक पल पहले आप चाय पी रहे थे, दूसरे पल खाली हुआ, तीसरे पल टुकड़े टुकड़े होकर मिट्टी में मिल गया। तो ये मानव भी उसी तरह से मिट्टी का प्याला है। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला। भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला। यानी मानव जीवन मिट्टी का वो प्याला है जिसके अंदर कटु और मधु, खट्टे मीठे अनुभवों की हाला भरी हुई है। अनुभव जुड़ते जाते हैं, प्याला भरता जाता है। आगे कहते हैं, मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला, काल प्रबल है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला। इस बार साकी मृत्यु के रूप में आई है। साकी प्रतीक है, अपनी रूप बदलती रहती है। शत शत कर फैला अर्थात मृत्यु अपने 100 हाथ या कहें कि बड़े बड़े पंख फैलाए आई है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर लूसीफर सीरीज देखी है तो याद होगा, डेविल एंड हिज बिग शाइनी विंग्स, शैतान के बड़े विशालकाय पंख। निर्दय साकी जो मृत्यु के रूप में आई है, अपने बड़े विशालकाय पंख फैलाए आई है। वो उसके हाथ भी हो सकते हैं। और आगे, काल प्रबल है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला। साकी मृत्यु के रूप में भी आ सकती है, और यदि मधुशाला जिंदगी का एक रूप है तो यहां मधुशाला सृजन करने वाली प्रकृति माता बनती है, सृष्टि बनती है। और जो यहां पर शब्द है संस्कृति, उसके दो तरह के अर्थ होते हैं। प्रवाह, आवागमन, यानी लगातार अनवरत चलते रहने वाला, और दूसरा अर्थ संसार या जगत।
तो ये जो संसार है, इसमें बार बार जन्म लेने की परंपरा है। हम कहीं जाते थोड़ी ना है, आत्मा तो कहीं नहीं जाती, ये तो बस शरीर है, पंचभूतों से बनता है, पंचभूतों में विलीन हो जाता है। तो ये जो सृष्टि है, यहाँ जो संस्कृति है, ये वो जगह है जहाँ हमेशा रचना होती रहती है, हमेशा क्रिएटिविटी बहती रहती है, जहाँ सर्जन होता है, विसर्जन होता है, सृजन होता है। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला, काल प्रबल है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला। तो अब दार्शनिक विचारों की बात चली है, तो आपको पता ही होगा कि बच्चन जी दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का भी काफी रुचि से अध्ययन करते थे, भारतीय भी और पश्चिमी भी। तो दार्शनिक साहित्य के अपने अध्ययन के बारे में याद करते हुए लिखते हैं कि जब जब यूरोपीय और भारतीय फिलॉसफी की तुलना होती है, खासतौर पर जीवन दर्शन के विषय में, तो भारतीय दर्शन का समानांतर यूरोपीय फिलॉसफी में कुछ भी नहीं है। और सच तो ये है कि जहां यूरोपियन फिलॉसफी समाप्त होती है, वहां से भारत का दर्शन आरंभ होता है। तो इतनी गहराई है भारत के दर्शन में। वैसे ये अपनी अपनी गहराई की बात है, तुलना करना संभव नहीं है, और इस पर भी निर्भर करता है कि किसको क्या अपील करेगा। अब इस कविता के सौंदर्य पर बात करते हैं। यहां पहली पंक्ति में कविता के आभूषण अलंकार का चमत्कार देखिए। क्षीण क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल, मानव मिट्टी का प्याला। यहां 3 शब्द हैं, क्षीण, क्षुद्र, क्षण भंगुर। यहां वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो अनुप्रास अलंकार के बड़े परिवार का एक सदस्य है। इसी परिवार के दूसरे सदस्य हैं छेकानुप्रास, लाटानुप्रास। अनुप्रास क्या होता है? ये शब्द अनु तथा प्रास, इन दोनों शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी वर्ण बार बार रिपीट होते हैं, जैसे छ, क्षीण, क्षुद्र, क्षण भंगुर। तो इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और उदाहरण है, जन रंजन मंजन दनुज, मनुज रूप सुर भूप। जन रंजन मंजन, दनुज मनुज, रूप सुर भूप। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां वृत्यानुप्रास होता है। जैसे रसखान की ये प्रसिद्ध चौपाई देखिए, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेसहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहें, पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यहां स, द, छ, इन सब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। और कितना उत्कृष्ट भाषाई सौंदर्य है इसका। और जितना अलंकार शब्दों में और कविता के गठन में है, उससे कहीं गहरा इसका अर्थ भी है। इस चौपाई पर आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु संक्षेप में, वो कृष्ण जिसकी कोई थाह नहीं पा सकता, उस महान कृष्ण को, उस कृष्ण को कैसे अहीर की एक साधारण सी छोरी मुट्ठी भर छाछ पर नाच नचा देती है। नारद से सुख व्यास रहें, पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछी पे नाच नचावे। अनुप्रास अलंकार का एक और लोकप्रिय उदाहरण है, जो कि एक टंग ट्विस्टर भी है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसको दोहरा कर देखिए। ये तो हुई अलंकारों की बातें। अब अगली कविता से पहले बच्चन बाबू का एक और जीवन अनुभव सुनते हैं। वो अपनी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक में बताते हैं कि जब उनका भरा पूरा परिवार हो गया था, अमिताभ और अजिताभ के विवाह हो चुके थे, सब कुछ सुव्यवस्थित था, उन दिनों में यदि घर में कोई मुश्किल होती या कष्ट की बात होती तो उसे बच्चन बाबू से छुपा लिया जाता था, ताकि वो इस बात से परेशान ना हो। और बच्चन बाबू को ये बात पसंद नहीं थी।
तो इस बारे में कविवर कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे प्रति लगाव की अतिशयता में घर के लोगों ने मेरी गलत तस्वीर बना रखी है। माना कि मैं कवि हूँ, कलाकार हूँ, भाव प्रणव हूँ, भावुक भी हूँ, किंतु छुई मुई मैं कतई नहीं हूँ। बहुत जगह कोमल होकर भी कहीं बहुत कठोर भी हूँ। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। मुझमें बहुत कुछ सहने, बर्दाश्त करने, झेलने की शक्ति है, शायद परिवार में सबसे ज्यादा। किसने इस घर में इतना दुख, दारिद्र्य, इतनी कष्ट, चिंताकर स्थितियां, इतनी मृत्यु, इतनी बीमारी देखी है जितनी मैंने देखी है। याद कीजिए बच्चन बाबू के लड़कपन के दिन, जब करीब हर 6 महीने में आसपास या घर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु होती ही रहती थी। जगा करेगा अविरत मरघट, जगा करेगी मधुशाला। तो जैसे पिछली कविता में कहा था कि मानव जीवन एक मिट्टी का प्याला ही तो है, और कबीरदास जी भी कहते हैं कि हम तो माटी के पुतले हैं, माटी से बने हुए, एक दिन माटी में ही मिल जाएंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू इसी मिट्टी में मिल जाएगा। अब मधुशाला की ये कविता देखिए। प्याले सा गढ़ हमें किसी ने, भर दी जीवन की हाला, नशा न भाया ढाला हमने, ले लेकर मधु का प्याला। जैसे पिछली कविता में कहा था, भरी हुई है जिसके भीतर कटु मधु जीवन की हाला, वैसे ही इन पंक्तियों में उसी तरह का भाव है कि हमारा तन मिट्टी के प्याले जैसा ही तो है, जिसमें हमारे जीवन रूपी हाला के अनुभव भरते जाते हैं। साथ ही कवि यह भी कहते हैं कि जीवन का वो अनुभव या नशा बड़ा ही कड़वा था, और वो नशा पसंद नहीं आया, फिर भी हम पीते गए, और एक समय उसी दर्द, उसी नशे को, उसी जीवन को हमने मधु के प्याले में परिवर्तित कर लिया। जैसे राजेश शेट्टी की किताब है अनशेकन, जिसमें वो अपनी कहानी सुनाते हैं और एक बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि जीवन या नियति हमें कई बार एक पैकेज देती है, और उस पैकेज में अक्सर जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, वो बड़े बड़े शब्दों में बिलबोर्ड की तरह से सामने लिखी होती है, और समस्या के साथ हमेशा एक पॉसिबिलिटी भी साथ चलती है, किंतु वो पॉसिबिलिटी बड़े ही छोटे अक्षरों में, फाइन प्रिंट की तरह छोटी सी कहीं लिखी होती है, जिसे अक्सर हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, या कई बार समझ नहीं पाते हैं, या कई बार पढ़कर उसकी उपेक्षा ही कर देते हैं, उसे इग्नोर ही कर देते हैं। तो राजेश कहते हैं कि यदि हम उस प्रॉब्लम के साथ पॉसिबिलिटी को भी देखना शुरू कर दें, तो समस्याएं समस्या जैसा दिखना ही बंद हो जाएंगी। प्याले सा गढ़ हमें किसी ने, भर दी जीवन की हाला, नशा न भाया ढाला हमने, ले लेकर मधु का प्याला। जब जीवन का दर्द उभरता उसे दबाते प्याले से, जगती के पहले साकी से जूझ रही है मधुशाला। कि अब जब भी कोई दर्द उठता है, उसे उसी मधु के प्याले से दबा देते हैं। हमने जो दर्द को मधु में परिवर्तित कर लिया था, उसी मधु से दबा देते हैं, उसी मधु के प्याले से दबा देते हैं। और ये जो संघर्ष है जीवन के साथ, नियति के साथ, ये तो जन्म जन्मांतरों का संघर्ष है। तो इससे पहले कि हम दुनिया के साथ संघर्ष कर सकें, हमें अपने मन के साथ संघर्ष करके जीतना है। ये जो अपने मन का साकी है, दुनिया के संघर्ष के पहले इस संघर्ष का हमको सामना करना है। जब जीवन का दर्द उभरता उसे दबाते प्याले से, जगती के पहले साकी से जूझ रही है मधुशाला। तो इसी भाव पर आज विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे कुछ जीवन में असंतोष के महत्व की, और बताएंगे कि बच्चन बाबू को अपना सुव्यवस्थित जमा जमाया जीवन छोड़कर फौजी ट्रेनिंग के लिए क्यों जाना पड़ा।
मैं हूं अरिसूदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसकी कविताओं के भावार्थों की और उससे जुड़े कुछ जीवन अनुभवों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं iTunes या Spotify पर और मुझसे जुड़ सकते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लिंक सब यहीं दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक अपने अपने संघर्षों का सामना करते रहें, विजय पाते रहें और अपने जीवन के दर्द को प्याले से ना दबाएं, उसे उभर कर निकल आने दें। एक अच्छी चाय बनाएं और उस चाय की भाप में उस दर्द को उड़ा दें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।